सिटाडेल एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इटालियन एल्प से गुजरते हुए एक ट्रेन को दिखाया जाता है, जिसमें हम नाडिया को देखते हैं जो ट्रेन में एक आदमी से टकराती है। लेकिन नाडिया उस आदमी का वॉलेट चुरा लेती है और ये पता चलता है कि उस आदमी का नाम ग्रेगोर है। और नाडिया की बात की जाए तो वो एक सीक्रेट स्पाई एजेंसी सिटाडेल के लिए काम करती है। ग्रेगोर की खबर नाडिया अपने हैंडलर बर्नार्ड ऑरलिक को देती है। बर्नार्ड नाडिया को बताता है कि ग्रेगोर के बैग में हाई क्वालिटी यूरेनियम है और ग्रेगोर इसे खतरनाक लोगों के लिए इसकी नीलामी करने वाला है। नाडिया अपने पर्स में देखती है कि उसके लिए खास खिलौने रखे गए हैं, जैसे कि मेकअप मिरर जो कोई आम मिरर नहीं है, एक परफ्यूम भी है जो असली में एक एक्सप्लोसिव है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जो नाडिया के साथ बैठ जाता है। उस आदमी का नाम मेसन केन है और वो भी सिटाडेल के लिए काम करता है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, कभी इटालियन कभी जर्मन। और देखते हैं कि मेसन एक वेडिंग रिंग पहना हुआ है जिसे वो कहता है कि मैंने ये कवर के लिए पहना है। मेसन इस बात से भी नाराज है कि नाडिया उसे बर्लिन वाले मिशन में छोड़कर चली गई थी। तभी ट्रेन एक टनल से होकर गुजरती है और ग्रेगोर उठकर कहीं चला जाता है। ये देखकर मेसन अपनी सीट से उठता है, लेकिन नाडिया उसे खींचकर उसे किस करने लगती है और कहती है कि वो आदमी अकेला नहीं है, अब भी हम पकड़े जाते हैं। और दोनों निकलते हैं अपने काम पर और जो ग्रेगोर का बैकअप है वो नाडिया के पीछे पीछे चल देता है, लेकिन पीछे से उसे मेसन पकड़ता है और मेसन उसे कहता है कि अब तो तुम समझ गए होगे तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। फिर दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं। दोनों के बीच बाथरूम में जबरदस्त फाइट होती है। नाडिया पहुंचती है डाइनिंग एरिया में जहां सभी खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और उसकी नजर वहां ग्रेगोर पर पड़ती है। वो उसे रिझाने के लिए अपना खतरनाक हथियार निकालती है, यानी कि रेड लिपस्टिक, और वो जाती है ग्रेगोर के पास और उसे उसका वॉलेट लौटा देती है और उसे रिक्वेस्ट करती है क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम शार्लट है। ग्रेगोर उसे देखकर कहता है आपकी लिपस्टिक तो बहुत ही अच्छी है, और वो कहती है तभी तो मैं लगाई हूँ। थोड़ी देर हंसी मजाक के बाद नाडिया उस पर बंदूक तानती है और उसे यूरेनियम के बारे में पूछती है। ग्रेगोर उसे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो, CIA, MI6 किसके लिए, जिस पर वो कहती है अरे ये लोग तो छोटे लोग हैं। ये सुनकर वो समझ जाता है कि नाडिया सिटाडेल से है। तो वहीं बाथरूम में अभी भी दोनों लड़ रहे होते हैं। इसके बाद ग्रेगोर कुछ ऐसा कहता है जो नाडिया को उम्मीद नहीं थी। वो नाडिया का असली नाम जानता है और कहता है कि तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, मेरे पास कोई यूरेनियम नहीं है, मैं बस सिटाडेल को एक मैसेज पहुंचाने आया हूँ। वो अपना ब्रीफकेस खोलता है तो वहीं बाथरूम में मेसन उस आदमी का सिर खिड़की पर पटक पटक कर कांच तोड़ देता है और उसे बाहर फेंक देता है। फिर वो निकलता है डाइनिंग एरिया के लिए। ग्रेगोर नाडिया को दिखाता है बहुत सारे वीडियोस जिसमें वो सिटाडेल के सारे मेंबर्स को मार रहा होता है। नाडिया उसे पूछती है कि तुम हो कौन। फिर ग्रेगोर अपने हाथ पर बने एक मार्क दिखाता है। इसका मतलब ये है कि वो एक स्पाई एजेंसी मॉन्टीकोर के लिए काम करता है। वहाँ मॉन्टीकोर के और भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो सिविलियंस को मार देते हैं और नाडिया को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। तभी ग्रेगोर उसे बताता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन सिटाडेल को मिटाने की कोशिश में लगी हुई है और वो अपना बंदूक निकालता है नाडिया को मारने के लिए। तभी वहाँ मेसन आता है और सभी पर गोली मारने लगता है और नाडिया ग्रेगोर का बंदूक लेकर उसे मार देती है। फिर उन लोगों के बीच एक जबरदस्त गन फाइट शुरू होती है और आखिर में नाडिया और मेसन उन लोगों को मार देते हैं। नाडिया मेसन को बताती है कि वो जो भी है वो सिटाडेल को मिटाना चाहता है और हमें फंसाया गया है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तभी बर्नार्ड से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन तभी उनकी नजर जाती है ग्रेगोर पर जो अभी भी जिंदा है और उसके पास एक बॉम्ब है और वो कहता है कि तुम दोनों मॉन्टीकोर से कभी नहीं बच पाओगे, और वो ब्लास्ट करता है जिससे वो पूरा कंपार्टमेंट ट्रेन से अलग होकर नीचे गिर जाता है। अब कहानी जाती है इटली के बेलाजियो शहर में और हम हॉस्पिटल में मेसन को देखते हैं जिसे ICU में होश आता है। वो बिस्तर से बंधा हुआ है। फिर एक डॉक्टर आकर उसे बताता है कि पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था और तुम नदी के किनारे मिले थे। मेसन को उस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं और वो तो अपना नाम भी याद नहीं कर पा रहा। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें रेट्रोग्रेड एमनेजिया हो गया है, यानी कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। फिर वो उसे उसका पासपोर्ट और उसका रिंग उसे दे देता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारा नाम काइल कॉनरॉय है और ये भी उसे कहता है कि अमेरिका में तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ऐसा लगता है तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। इसके बाद कहानी जाती है 8 साल के बाद और हम यूजीन ओरेगॉन में यानी कि अमेरिका में हम काइल को देखते हैं जो अपनी बीवी एबी और अपनी बेटी हेंड्रिक्स के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है। और लॉस एंजलिस में हुए एक टेररिस्ट अटैक के न्यूज़ को देखकर काइल को अपने अतीत की कुछ यादें याद आने लगती हैं। हेंड्रिक्स फिर अपने स्कूल के लिए चली जाती है
और काइल यानी कि मेसन जाता है अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर सीमंस के पास। और काइल बहुत कंफ्यूज्ड है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो जानना चाहता है कि उसके साथ पास्ट में हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ था और वो कौन है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसे कोई मिलने भी नहीं आया। और वो कहता है कि जब मेरी बेटी मुझसे मेरे बचपन के बारे में पूछती है कि मेरे मम्मी पापा कौन थे, मैं कहाँ रहता था, तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाता। मुझे कुछ याद ही नहीं है। जब मुझे नदी से निकाला गया मेरी उंगली पर एक वेडिंग रिंग थी और कुछ महीनों से मेरे दिमाग में एक औरत की विजन आती है। उसे लगता है कि वो उस औरत को जानता है, वो उस औरत को ढूंढना चाहता है और तभी वो जान पाएगा कि आखिर वो कौन है। डॉक्टर सिमंस उसकी हालत को देखकर कहते हैं कि हर हफ्ते तुम मेरे पास आते हो और इस हालत के लिए मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। सही यही होगा कि तुम डीएनए टेस्ट करवाओ और पता लगवाओ कि तुम्हारे रिश्तेदार कौन हैं। वर्जीनिया में हम डालिया आर्चर नाम की एक औरत को देखते हैं जो यूके की एम्बेसडर है और वो सीक्रेटली मॉन्टिकोर के लिए काम करती है। वहाँ सेक्रेटरी हैरोल्ड मिलने के लिए उसे आता है, जिससे वो पूछती है कि 8 साल पहले सिटाडेल खत्म हो गया था और उसके सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक टंगस्टन केस में बंद करके दफन कर दिया गया। और उसमें बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि सीक्रेट लोकेशन, सिटाडेल एजेंट्स के नाम, यहाँ तक के न्यूक्लियर कोड्स भी। और वो कहती है हाल ही में CIA को पता चला है कि सिटाडेल का एक्स केस कहाँ है। सेक्रेटरी हैरोल्ड पूछता है कि आप तो यूके की एम्बेसडर हैं, आपको इस देश के बारे में सीक्रेट जानकर हासिल क्या होगा। जिस पर डालिया उसे कहती है कि इसकी बहुत बड़ी वजह है और वो हैरोल्ड के परिवार को मारने की धमकी देती है और कहती है मेरे लिए पता लगवाओ कि वो एक्स केस कहाँ है। अब स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में हम डाविक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो भी मॉन्टिकोर के लिए काम करता है। उसने बहुत सारे एजेंट्स को मारा है। उसे डालिया कॉल करती है और बताती है कि सिटाडेल का एक्स केस हमें मिल गया है। उस केस को मायामी के एक शिपिंग यार्ड में रखा गया है और तुम्हें उसको वहां से निकालना होगा। तुम्हें और तुम्हारे भाई को मिलकर ये काम करना होगा। और डेविड का जुड़वा भाई एंडर्स भी वहीं होता है, जो डालिया की बात सुनता है और कहता है काम हो जाएगा। शिकागो में हम बर्नार्ड ऑरलिक को देखते हैं जिसने 3 लोगों को पकड़ के रखा है। वो मॉन्टिकोर के लिए काम करते हैं और उसके साथ वो एक गेम खेलता है और 2 लोगों को मार देता है। आखिरी बचे एजेंट से बर्नार्ड को पता चलता है कि मॉन्टिकोर के साथ काम करने वाली डालिया सिटाडेल के एक्स केस को ढूंढ रही है, क्योंकि उस केस में न्यूक्लियर कोड्स हैं। काइल ने अपना डीएनए टेस्ट करवाया है और ये बर्नार्ड को पता चल जाता है और अब आखिरी बचे आदमी को भी वो मार देता है। काइल बाथरूम में अपने घाव को देख रहा होता है और याद करने की कोशिश करता है और तभी उसकी बीवी उसे आवाज देती है। जैसे ही दोनों रोमांटिक होने लगते हैं तभी उसे नाडिया की विजन आती है। एबी उसे पूछती है कि क्या हो गया। तभी दूसरे कमरे से उसकी बेटी हेंड्रिक्स आवाज देती है। दोनों उसके कमरे में जाते हैं और हेंड्रिक्स बहुत डरी हुई है क्योंकि उसने बुरा सपना देखा है। काइल अपनी बेटी को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। हेंड्रिक्स अपने पापा से पूछती है कि आपके पापा भी क्या आपसे यही कहते थे। काइल कहता है मुझे याद नहीं है। सोते वक्त भी काइल को नाडिया के विजन्स आ रहे होते हैं। फिर वो अपने शेड में जाता है, एक बॉक्स को खोलता है और उसमें उसे उसका पासपोर्ट, एक लाइटर और उसका वेडिंग रिंग मिलता है। एबी उसे कॉल करके कहती है लगता है घर में कोई घुस आया है। काइल दौड़ते हुए घर की तरफ भागता है और दरवाजे का कांच टूटा हुआ होता है। वो घर के फ्रंट डोर के पास आता है जहाँ उसे बर्नार्ड मिलता है। वो काइल और उसकी बीवी बच्चों का नाम जानता है और कहता है जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए। और जैसे ही तीनों गाड़ी में बैठते हैं एक गैस निकलता है जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं और उन तीनों को लेकर बर्नार्ड वहां से चला जाता है। अब हम मायामी में CIA के ब्लैक साइट को देखते हैं। ये एक शिपिंग यार्ड है जहां सिटाडेल का सबसे कीमती केस रखा हुआ है। दाविक और एंडर्स और मॉन्टिकोर के कुछ एजेंट्स वहां आकर उस केस को ढूंढ लेते हैं। एक न्यूज चैनल के कुछ रिपोर्टर्स डालिया का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, जो सवाल पूछते हैं क्या आप में इतनी ताकत है कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री को चैलेंज कर पाएं। जिस पर वो कहती है बिल्कुल। लेकिन वो रिपोर्टर जिसका नाम मार्जोरी है वो पूछती है कि ग्रेट ब्रिटेन और कुछ लोग मिलकर दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे हैं और कुछ ताकतवर दल बना रहे हैं जिसे कुछ करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन चला रहे हैं। इस बात से डालिया साफ इनकार करती है और कहती है ग्रेट ब्रिटेन ने ही तो कई युद्ध को होने से रोका है, हमारे ही वजह से पूरी दुनिया में शांति छाई हुई है। जिस पर रिपोर्टर मार्जोरी कहती है लगता है आप दूसरी ही दुनिया से हैं। डालिया कहती है कि अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमें दूसरे देश से खतरा है तो हम जरूर लड़ेंगे, चाहे वो दूसरे देश की सरकार हो या कोई ऐसी रिपोर्टर हो जो गलत इन्फॉर्मेशन लेकर अपने दुश्मन देश की साथ दे रही हो। इंटरव्यू होने के बाद मार्जोरी डालिया से कहती है क्या आप ये बोलने की कोशिश कर रही हैं कि मैं रशिया का सपोर्ट करती हूँ। जिस पर डालिया कहती है मैंने तो रशिया का नाम लिया भी नहीं। डालिया की असिस्टेंट बताती है कि डाविक और उसके लोगों को सिटाडेल का एक्स फाइल मिल गया है और वो केस को डिकोड करने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। बर्नार्ड काइल और उसके परिवार को लेकर अपने अड्डे पर आता है और मिलाता है अपनी एक्स वाइफ जो प्रेजेंट में रहती है अपनी वाइफ सैंड्रा के साथ।
बर्नार्ड काइल और एबी से कहता है कि तुम्हारी बेटी सेफ है, शुक्र करो कि मॉन्टिकोर के आने से पहले मैं वहां पहुंच गया। बर्नार्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा पता लगाने में कि 8 साल पहले काइल के साथ क्या हुआ था। वो काइल से पूछता है तुम जानना चाहते हो ना कि तुम हो कौन? जवाब तुम्हें यहाँ मिलेगा। और वो उसे भरोसा दिलाने के लिए उसे अपना और मेसन यानी कि काइल का तस्वीर दिखाता है, ये बताने के लिए कि वो दोनों दोस्त हैं। काइल अपना नाम मेसन सुनकर चौंक जाता है और वो उसे एक वीडियो दिखाता है और तब जाकर काइल को पता चलता है कि वो एक स्पाई था। और तब जाकर उसे समझ आता है कि उसे अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिला, क्योंकि काइल कॉनरॉय नाम का कोई है ही नहीं। बर्नार्ड से पूछता है कि मैं किसके लिए काम करता था। CIA स्पेशल फोर्स, जिस पर बर्नार्ड बताता है कि तुम ऐसे एजेंसी के लिए काम करते थे जिसका कोई वजूद ही नहीं था, तुम सिटाडेल के लिए काम करते थे। बर्नार्ड बताता है कि सिटाडेल के आने से पहले स्पाई एजेंसी के बीच जंग शुरू हो गई थी। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को मारा गया, मासूमों की जान गई। इसीलिए करीब 1 सदी पहले अलग अलग देशों से आए कुछ लोगों ने मिलकर एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जो ना किसी इंसान और ना किसी देश के सगे थे। उन्हें तो सिर्फ मतलब था आम इंसान की सुरक्षा से। कोई नहीं जानता था कि सिटाडेल है क्या, और गुमनाम होकर ही उन्होंने ऐसे कई घटनाओं को सही अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन 8 साल पहले हमारे ही किसी एजेंट ने हमें धोखा दिया और उसी ने सिटाडेल के सारे एजेंट्स के नाम को किसी गलत इंसान को सौंप दिया। बर्नार्ड 8 साल से सिटाडेल के बचे हुए जासूस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो सभी जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसका नाम है मॉन्टिकोर। ये ऑर्गेनाइजेशन 8 साल पहले ही उभर कर आया और तब से वो सिटाडेल के हजारों जासूसों को मार चुके हैं। दुनिया के 8 सबसे रईस परिवार ने मिलकर मॉन्टिकोर को बनाया है। वो ऐसे परिवार हैं जो दुनिया को अपने पैसे और पावर से कंट्रोल करने की ताकत रखना चाहते हैं। तब से दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा, आए दिन हमले होते रहते हैं और इसीलिए अब बर्नार्ड को मेसन की मदद चाहिए। बर्नार्ड उसे बताता है कि आज मैंटिकोर के 2 एजेंट्स दाविक और एंडर्स सिटाडेल के एक्स केस को चुरा ले गए हैं, जिसमें सिटाडेल के बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हैं और इसे वो लाखों लोगों की जान ले सकते हैं, किसी भी देश को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो उस केस को डिकोड करने के लिए जा रहे हैं न्यूयॉर्क, और अगर वो इस केस को खोलने में कामयाब हो जाते हैं तो मॉन्टिकोर को सिटाडेल के बारे में कई राज तो पता चलेंगे ही, उन्हें दुनिया के हर न्यूक्लियर वेपन का कोड भी मिल जाएगा। इसीलिए बर्नार्ड उसकी मदद चाहता है इस केस को चुराने में, इससे पहले कि मॉन्टिकोर उसे डिकोड करके खोल दे। लेकिन काइल कहता है कि मैं तो अब वो जासूस रहा ही नहीं, मैं तो स्कूल में स्पोर्ट्स सिखाता हूँ। बर्नार्ड उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है जो काइल बड़े आसानी से कैच कर लेता है। बर्नार्ड उसे कहता है भले ही तुम्हें याद नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी को सब कुछ पता है। और बर्नार्ड उसे बताता है उसके पार्टनर के बारे में, और वही दोनों सिटाडेल के सबसे टॉप के जासूस थे। दोनों मिलकर तहलका मचा देते थे। और वो काइल को नाडिया का प्रोफाइल दिखाता है और उसे बताता है कि 8 साल पहले जो हादसा हुआ था, नाडिया की तरफ से ही लास्ट कॉल आया था और शायद अब वो मर चुकी है। लेकिन अगर तुम उस केस को हासिल नहीं कर पाते हो तो मॉन्टिकोर तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे तक आ जाएगा और वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालेगा। और इसीलिए अगर काइल को अपने परिवार को बचाना है तो उसे बर्नार्ड की मदद करनी होगी। फिर हम 8 साल पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं जब ट्रेन का कंपार्टमेंट नदी में क्रैश होकर गिर गया था और देखते हैं कि नाडिया अभी भी जिंदा है। सिटाडेल एपिसोड 2 की शुरुआत में 8 साल पहले हम घायल नाडिया को देखते हैं जो किसी तरह नदी से बाहर निकलती है। फिर उसे बर्नार्ड कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और नाडिया उसे बताती है कि हमें फंसाया गया था, लेकिन बर्नार्ड कहता है कि मैंने बैक स्टॉप स्टार्ट कर दिया है और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। और नाडिया उसे कहती है कि तुम बैक स्टॉप नहीं कर सकते और वो बहुत घबराने लगती है कि अब वो करे क्या। बैक स्टॉप का मतलब उसकी सारी मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी। वो आगे बढ़ती है और उसे फाइनली एक गाड़ी दिखती है और वो उस आदमी से बोलती है उसे हॉस्पिटल लेकर चलने। जब नाडिया को होश आता है तो वो हैंडकफ होती है और उसके कपड़े और उसकी जगह को देखकर लगता नहीं है वो हॉस्पिटल में है। उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ है बंदूक पकड़े हुए। वो उसे कहता है कि तुम्हें गोली लगी है। नाडिया कहती है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही नाडिया खुद को हैंडकफ से आजाद करती है वो आदमी उस पर गोली चलाता है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और नाडिया उस पर हमला करती है, लेकिन घायल होने की वजह से वो आदमी नाडिया पर हावी होने लगता है और उसे गले से पकड़ के उठा लेता है। लेकिन किसी तरह वो उस आदमी को स्टैब करती रहती है और आखिर में उसे मार डालती है। और जैसा कि बर्नार्ड ने कहा था, बैक स्टॉप शुरू होता है। बैक स्टॉप का मतलब नाडिया के सारे मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी। उसके गर्दन के अंदर एक चिप होता है जो बीप करना स्टार्ट कर देता है। अब ये महसूस करके कि वो सब कुछ भूलने वाली है, अपनी याददाश्त खोने से पहले वो अपने लिए कुछ लिखती है, गो टू वैलेंसिया, और वो बेहोश हो जाती है। और कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है वो अपने घावों को देखती है और जो उसने लिखा है उसे पढ़ती
है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और वो अपने पीछे मरे हुए आदमी को देखती है और डर जाती है। फिर नाडिया को टेबल पर गाड़ी की चाबी और उसे अपना पासपोर्ट मिलता है जिसमें उसका नाम शार्लट लिखा हुआ है। वो गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद कहानी जाती है 8 साल के बाद वायोमिंग शहर में। शहर से दूर पहाड़ के ऊपर बर्नार्ड के अड्डे में एबी को विश्वास नहीं होता कि उसका पति एक स्पाई है, क्योंकि वो तो कॉकरोच को मारने से भी डरता है। लेकिन काइल अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, जरा तुम भी सोचो कि एक्सीडेंट के बाद मुझसे कोई मिलने क्यों नहीं आया, और मेरे शरीर में घाव का मतलब क्या हो सकता है। बर्नार्ड एबी को सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन जो उसे मना करती है और कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने क्या किया है। काइल अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बस उस केस को ढूंढना होगा जिसके बाद मैं तुम दोनों के साथ वापस अपने घर लौट आऊंगा। दोनों गले लगते हैं और बर्नार्ड काइल को बुलाता है। जाने से पहले काइल अपनी बेटी को गले लगाता है और अपनी पत्नी से भी वादा करता है कि वो जरूर लौटेगा। इसके बाद काइल और बर्नार्ड वहां से एक साथ निकल जाते हैं और वो दोनों पहुंचते हैं न्यूयॉर्क एक बिल्डिंग के बाहर, जहां बर्नार्ड बताता है कि इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मैंटिकोर का सीक्रेट लैब है और सिटाडेल का एक्स फाइल उसी लैब में होगा। लेकिन बर्नार्ड ने एक अच्छा काम ये भी किया है कि उसने मेसन यानी कि काइल के बायोमेट्रिक्स को मैंटिकोर के सिस्टम में डाल दिया है, जिससे उसे अंदर जाने में आसानी होगी। जाने से पहले बर्नार्ड मेसन से कहता है कि रिंग निकाल दो। मेसन प्लान के बारे में और जानना चाहता है, लेकिन बर्नार्ड उसे कहता है कि तुम्हें इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, बस तुम्हें मेरी बात सुनना है और काम हो जाएगा। वो उसे कपड़े बदलने को कहता है, जिसके बाद वो बिल्डिंग में एंटर करता है और बायोमेट्रिक आसानी से पार कर लेता है। बर्नार्ड उसे कहता है कि स्माइल मत करो, तुम जासूस हो। बर्नार्ड उसे आगे बताता है कि सेकंड लेवल पर जाओ और उसे केस के बारे में बताता है कि उसमें टोटल 7 लॉक हैं, 4 को खोल दिया गया है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि 5वां भी खुल गया है। और जब मेसन को लग रहा होता है कि ये तो बहुत आसान है, तभी बर्नार्ड उसे कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है। इसलिए बर्नार्ड मेसन को कहता है लैब के उल्टी तरफ जाओ। बर्नार्ड अपने स्क्रीन पर डाविक और एंडर्स को देखता है बात करते हुए, और फिर रास्ता साफ देखकर वो मेसन से कहता है अंदर जाकर केस उठाकर जल्दी निकलो। और तभी उसके गाड़ी के सामने एक गार्ड आ जाता है जो उसे कहता है गाड़ी यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन वो बस थोड़ी देर कहकर वहीं रुका हुआ रहता है और मेसन को गाइड करते रहता है। तभी मेसन पर एक आदमी हमला करता है। फिर मेसन उसे मारकर किसी तरह एक्स केस को लेकर वहां से निकलता है और बर्नार्ड की गाड़ी में बैठकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब हम यूके की एम्बेसडर डालिया को देखते हैं जो बेलग्रेड में हुए हमले के बारे में न्यूज देख रही होती है। तभी डाविक कॉल करके डालिया को बताता है कि केस चोरी हो गया है और वो फिलहाल उस केस का पीछा कर रहे हैं, जिस पर डालिया उसे कहती है कि मैं सिर्फ एक ब्रोकर हूँ और जब तक उन्हें केस नहीं मिल जाता तब तक डालिया खतरे में रहेगी। और वो यही सोचती है कि आखिर CIA ने उनके लैब से ये केस चुरा कैसे लिया। तब डाविक कहता है कि ये CIA नहीं था, वो मेसन था, मैंने देखा है उसे। ये सुनकर डालिया को विश्वास नहीं होता, वो सोच रही थी कि वो मर गया होगा और वो कहती है कि मुझे केस के साथ मेसन भी चाहिए। मेसन अपनी गाड़ी में उस केस को खोलता है और कहता है एजेंट्स को ढूंढने के लिए, और अगर सिटाडेल के कोई भी एजेंट्स अगर जिंदा होंगे तो इस केस से उन्हें ढूंढा जा सकता है। अब काम होने के बाद मेसन जल्दी से अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन मैंटिकोर के लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसलिए बर्नार्ड कहता है कि हम वापस नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो लोग तुम्हें पहचान चुके हैं और मैंटिकोर अब तुम्हारे पीछे आएंगे तुम्हें किसी भी तरह खत्म करने के लिए, और इसीलिए हम वापस नहीं जा सकते, नहीं तो तुम्हारे परिवार को खतरा हो सकता है। और बर्नार्ड के हिसाब से ये केस चुराना तो कुछ भी नहीं है, मैंटिकोर बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं। और मेसन उसे पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तो बर्नार्ड कहता है फिलहाल कोई प्लान नहीं है। और वो मेसन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी यादें वापस चाहिए तो वो तुम्हें इस केस से ही मिलेगा। तुम्हारी गर्दन के अंदर एक चिप है और तुम्हारी यादें उसमें स्टोर रहती हैं, जिसे सिटाडेल के सर्वर में अपलोड कर दिया जाता है। और उसे एक वायल देखने को बोलता है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है, जिसमें उसकी यादें हैं। आखिरकार मैंटिकोर रास्ते में उनकी गाड़ी को ढूंढ लेते हैं। मेसन से कहता है कि तुम्हें बस इसे अपने गले में इंजेक्ट करना है और तुम काइल से मेसन बन जाओगे। और तभी उन पर मैंटिकोर हमला करने लगते हैं और एक गोली बर्नार्ड को लगती है और वो वही मर जाता है। डाविक शूट करना जारी रखता है और इसीलिए मेसन को बाहर आकर उनसे लड़ना पड़ता है। वो किसी तरह केस लेकर एक सिविलियन की गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। तो वहीं फायरिंग होने की वजह से वहां एक पुलिस आती है और डाविक को हथियार नीचे करने को बोलती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। और वो जाता है बर्नार्ड के बॉडी के पास उसे चेक करने के लिए और देखता है वो मर गया है। मेसन मैंटिकोर से बचकर एक जगह रुकता है और सोचता है कि इंजेक्शन इंजेक्ट करने का, लेकिन वो देखता है कि वायल अब टूट चुका है और सारा लिक्विड गिर गया है। ये देखकर वो फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाता है। तभी केस के अंदर से मॉनिटर से पता चलता है कि एक सिटाडेल की एजेंट जिंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि नाडिया है। एबी अपनी
बेटी हेंड्रिक्स को कहानी सुना रही होती है और ये जो देखती है। फिर उसे मैसेज मिलता है जिसमें वो कहता है कि वो वैलेंसिया स्पेन जा रहा है सिटाडेल की जासूस को ढूंढने के लिए और वो वापस नहीं आ सकता वरना दुश्मन उसके परिवार तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए अगर मेसन को एबी और हेंड्रिक्स को सेफ रखना है तो उसे स्पेन जाना होगा। अब हम मेसन को वैलेंसिया स्पेन में देखते हैं जहाँ लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वो नाडिया से टकराता है और मेसन देखता है ये तो वही उसकी विजन वाली औरत है और वो नाडिया से कहता है तुम्हारा नाम नाडिया है, जिस पर वो औरत कहती है कि मैं आपको जानती नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। फिर वो 8 साल पहले इटली में जो हुआ उसके बारे में बोलने लगता है। वो मेसन को लेकर पीछे किचन में जाती है और बताती है कि जब उसे होश आया तो पहले से एक आदमी उसके पास मरा हुआ था और मैंने उसे नहीं मारा। मेसन को समझ नहीं आता कि आखिर वो बोल क्या रही है और उसे कहता है मैं पुलिस नहीं हूँ, जिस पर नाडिया से पूछती है तो तुम हो कौन? मेसन कहता है मैं एक जासूस हूँ, मेरा नाम मेसन है। ये सुनकर नाडिया घबराने लगती है और कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन मेसन उसे याद दिलाने लगता है सिटाडेल के बारे में, एक्स केस के बारे में। वो बर्नार्ड का नाम लेता है लेकिन नाडिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए उसे याद दिलाने के लिए वो उस पर चाकू फेंकता है ये सोचकर कि वो कैच कर लेगी, लेकिन वो नहीं करती और वो खुद को बचाने के लिए एक चाकू उठा लेती है और कहती है मेरे नजदीक मत आना। लेकिन मेसन उसके नजदीक जाता है और उसके चेहरे को स्कैन करके केस को खोलता है और अंदर स्क्रीन पर नाडिया का तस्वीर उसे दिखाता है, जिसे देखकर नाडिया को यकीन नहीं होता कि वो एक स्पाई थी। डाविक मेसन को फॉलो करते हुए रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है तो वहीं किचन में मेसन नाडिया से कहता है कि जिस इंजेक्शन में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है उसे अपने गर्दन पर इंजेक्ट करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और वो नाडिया से पूछता है कि तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए, तुम मुझे नहीं पहचानती? तभी उन पर फायरिंग होने लगती है और मैंटिकोर का एक आदमी आता है केस लेने के लिए, लेकिन नाडिया एक पेन से उस पर हमला करती है और उसे मार देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें देखा है सपने में। फिर दोनों एक साथ निकलते हैं लेकिन दाविक उन पर हमला करता है, लेकिन नाडिया पीछे से उस पर पेट पर चाकू दे मारती है। उसे सिर पर मारना चाहिए था, लेकिन फिर नाडिया को दाविक मारने लगता है और दाविक नाडिया को मारते हुए कहता है कि तुम मर जाओगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम लड़ क्यों नहीं रही हो, तुम लड़ना भूल गई हो क्या? और वो उसे उठाकर पटकते रहता है। फिर वो मेसन को मारने लगता है तो वहीं नाडिया को उसके नाम वाला इंजेक्शन फर्श पर पड़ा हुआ मिलता है और उस इंजेक्शन को खुद में इंजेक्ट करने के बाद वो जाती है दाविद के पास और उसे जमकर पीटती है। उसे बेहोश करने के बाद वो मेसन की मदद करती है उठने में और उसे कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन कुछ तो है जो नाडिया चाहती है कि मेसन को पता ना चले। और पुलिस के सायरन को सुनकर दोनों बाहर निकल जाते हैं। फिर डाविक डालिया को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे और टाइम चाहिए क्योंकि मेसन के साथ नाडिया भी थी। ये सुनकर डालिया को शौक लगता है कि ये कैसे हो रहा है, मुर्दे लोग लौट कैसे रहे हैं। पर वो दाविक को थैंक यू कहती है एक तोहफा लौटाने के लिए, जो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा और जल्द से जल्द मेसन और उसके साथ एक्स केस को लौटाने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो तोहफा कुछ और नहीं बल्कि बर्नार्ड है जो जिंदा है और डालिया अब बर्नार्ड से सिटाडेल के सारे राज उगलवाने वाली है। सिटाडेल एपिसोड 3 की शुरुआत में हम बर्नार्ड को देखते हैं जिसे डालिया के लोग यानी कि मैंटिकोर बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। कसेरे स्पेन में हम देखते हैं नाडिया और मेसन को जो पहुंचते हैं सिटाडेल के सेफ हाउस में और नाडिया उसे बता रही होती है कि सिटाडेल के एक्स केस में डाविक ने ट्रैकर लगा दिया था, लेकिन नाडिया ने उसे डिसेबल कर दिया है। दोनों घायल होकर सेफ हाउस पहुंचते हैं और मेसन को अभी भी सब कुछ साफ साफ याद नहीं है। वो नाडिया से पूछता है क्या हम पहले यहाँ कभी आ चुके हैं, जिस पर नाडिया कहती है 1-2 बार। मेसन उसे पूछता है क्या हम दोनों के बीच कुछ था, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, जिस पर वो उसे कहती है हम दोनों के बीच कुछ खास नहीं था और हाँ तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इसके बाद दोनों घर में जाते हैं और नाडिया मेसन के कंधे से बुलेट निकालती है। नाडिया मेसन से पूछती है उसकी बीवी के बारे में, जिस पर वो बताता है उसका नाम एबी है और 8 साल पहले ही उसने शादी कर ली, जिस पर वो मजाक करते हुए मेसन से कहती है कि तुमने तो टाइम ही वेस्ट नहीं किया। मेसन उसे अपनी बेटी का नाम बता देता है कि उसका नाम हेंड्रिक्स है। मेसन नाडिया से पूछता है कि मेसन कैसा इंसान था, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा, अब मुझे बताओ उसके बारे में, जिस पर नाडिया कहती है कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, हम ज़्यादा करीब नहीं थे। मेसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे चेहरे के सिवा कुछ और याद है ही नहीं, पर उसे लगता है कि उसके और नाडिया के बीच कुछ तो था। वो जवाब चाहता है लेकिन नाडिया उसके सवालों को टालते रहती है और कहती है हम दोनों के बीच ज़रूर कुछ तो था, लेकिन वो एक पल में ही खत्म हो गया। अब कहानी जाती है 10 साल पहले यूटा में और ये समय है तब का जब सिटाडेल का खात्मा नहीं हुआ था। मेसन पहुंचता है सिटाडेल के हेडक्वार्टर में जहां वो बर्नार्ड से मिलता है और उसे पूछता है कि हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं, जिस पर बर्नार्ड उसे बताता है कि तुम्हें ग्रेस आकर सब कुछ समझा देगी, लेकिन मेसन को जानने की जल्दी है, जिस पर बर्नार्ड
उसे कह देता है कि हसन नाम का एक आदमी है जिसने नया वायरस बनाया है जिसे वो कुछ दिनों में ही यूएस में फैलाने वाला है। वायरस इबोला से भी खतरनाक है। फिर वहाँ ग्रेस आती है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ही मेसन सब कुछ कह देता है और ये भी कहता है कि तुम 5 मिनट लेट हो। खैर, अब ग्रेस आगे बताती है कि सोर्सेस से पता चला है कि वायरस को एक एडवांस रिसर्च फैसिलिटी में रखा गया है, वो भी एल्बोर्स माउंटेन में, और सिटाडेल का एक खास जासूस है जो हसन का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी तरह वायरस को फैलने में रोक सके। और मुश्किल काम उस रिसर्च फैसिलिटी में घुसना नहीं बल्कि वहां से निकलना है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, वहाँ कैमराज हैं और मिसाइल्स भी। और अब सब कुछ मेसन के ऊपर है कि वो जाकर किसी तरह उस वायरस को वहां से निकाल ले, और इस मिशन में नया जासूस मेसन की मदद करेगा। अब कहानी जाती है 24 घंटे के बाद। ईरान के एल्बोर्स माउंटेन को दिखाया जाता है जहां एक रिसर्च फैसिलिटी होता है। अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहां से निकलता है मेसन वायरस को लेकर, लेकिन वहां से भागना इतना आसान होने नहीं वाला, क्योंकि मेसन के पीछे 2 पैराट्रूपर्स होते हैं जो उस पर फायरिंग करते हैं। सिटाडेल का एजेंट कार्टर उसे गाइड करते रहता है, जिसकी मदद से मेसन उन 2 पैराट्रूपर्स को मार देता है। फिर वहाँ और भी हमलावर आ जाते हैं और एक मिसाइल भी वहाँ आकर गिरता है और मेसन का कांटेक्ट टूट जाता है कुछ देर के लिए। जैसे ही मेसन को होश आता है वो देखता है कि दुश्मनों ने उसे घेर लिया है। ये देखकर वो नीचे कूद जाता है जहाँ एक पैराट्रूपर लटका हुआ था, और उसके फटे हुए पैराशूट की मदद से वो किसी तरह नीचे लैंड करता है। और ड्यूक जो उसे रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पहुंचा है, मेसन उसे कहता है कि वो वहाँ से निकलने वाला है और बताता है पहाड़ियों में मिलने के लिए। और मेसन वहाँ से निकलता है अपना स्की बूट्स को एक्टिवेट करने के बाद, और 2 लोग उसका पीछा करते हैं जो मेसन पर फायरिंग करते हैं, पर ड्यूक उन्हें मार गिराता है और सामने मिट्टी होने की वजह से मेसन स्की नहीं कर पाता और गिर जाता है। फिर वहां दुश्मन के लोग पहुंच जाते हैं और उनके बीच नाडिया होती है, और कार्टर मेसन को बताता है यही है हमारी नई एजेंट जो हसन के साथ काम कर रही है सीक्रेटली। नाडिया मेसन को गन पॉइंट पर पकड़ लेती है और फिर अपने ही लोगों पर हमला करने लगती है। मेसन भी उसका साथ देता है, लेकिन कार्टर मेसन से कहता है कि तुम्हारी हालत फिलहाल बहुत खराब है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तुम्हारे फेफड़े में खून भर गया है, ऑक्सीजन लेवल्स कम है। उन सभी को मारने के बाद कार्टर नाडिया से कहता है 3 किलोमीटर दूर तुम्हारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट है, फटाफट वहां पहुंचने की कोशिश करो। और नाडिया मेसन को लेकर वहां से निकलती है जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही दुश्मन के लोग वहां पहुंचते हैं दोनों वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। अब सिटाडेल के हेडक्वार्टर में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, और नाडिया सिटाडेल में नहीं है इसीलिए मेसन उसकी टांग खींचने लगता है, लेकिन नाडिया भी उसे सही जवाब देती है और वो अपने बारे में बताती है कि वो किसी देश के सीक्रेट एजेंसी से नहीं है, उसकी माँ सिटाडेल के लिए काम करती थी और इसीलिए वो भी सिटाडेल के लिए काम करने लगी है, और शुरू से ही दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड होने लगते हैं। फिर हम उन दोनों को पेरिस में देखते हैं जहां वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, जिस पर दोनों ही हाँ कहते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट समय में और हम सिटाडेल के सेफ हाउस को देखते हैं और नाडिया किसी अननोन इंसान से बात कर रही होती है किसी पैकेज के बारे में जो नाडिया के लिए इंतजार कर रहा है, और नाडिया उसे कहती है कि अफसोस वैलेंसिया में उनके साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था और वो जल्द ही उनके पास आ रही है। मैसेज भेजने के बाद वो गहरी सांस लेती है। बर्नार्ड को दिखाया जाता है जो डालिया के कैद में है, और वो डालिया से कहता है कि सालों पहले जब हम एक साथ यूएन में काम करते थे तब से ही मुझे लग रहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ तो गड़बड़ है। डालिया को सिटाडेल का एक्स केस नहीं मिला, लेकिन कहती है कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है जिसे सिटाडेल के लोग बचा नहीं पाए। एक एआई सिस्टम है जो दुनिया भर के यूरेनियम को ट्रैक करता है। इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम दुनिया भर में जितने भी न्यूक्लियर वेपन है उनको ट्रैक कर सकता है, लेकिन मैंटिकोर इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज उनके सामने वो बैठा है जिसने इस सिस्टम को बनाया है, बर्नार्ड, और वो उसे पूछती है कि मुझे 19 लेटर का पासवर्ड बता दो ताकि मैं सिस्टम को एक्सेस कर सकूं। वो बर्नार्ड के सिर पर बंदूक लगाते हैं और बर्नार्ड उसके साथ मजाक करता है लेकिन पासवर्ड नहीं बताता। डालिया उसे उसके परिवार को मारने की धमकी देती है और वो जानती है कि मेसन के बीवी और बच्चे भी वायोमिंग में हैं। ये सुनकर बर्नार्ड सोचने लगता है कि डालिया को ये कैसे पता। फिर वायोमिंग में हम मेसन की बेटी हेंड्रिक्स को देखते हैं जो बर्नार्ड की बेटी वैलेरिया से मिलती है। दोनों एक चाकू को लेकर बात करते हैं और घुलते मिलते हैं। जो एबी से पूछती है कि तुम और कायल कैसे मिले, जिस पर वो बताती है कि 9 साल पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, मेरी याददाश्त चली गई थी और मैंने थेरेपी लेना शुरू किया और वहीं वो कायल से मिली। बर्नार्ड डालिया से कहता है कि वायोमिंग में मेरा कोई नहीं है, लेकिन डालिया उसकी झूठ को पकड़ लेती है और कहती है कि जब तुम न्यूयॉर्क आए थे तो हमने तुम्हें बैक ट्रैक किया ये पता लगाने के लिए कि तुम कहां से आए थे, और भूलो मत कि हमारे पास सैटेलाइट्स का एक्सेस है
और वो जल्द ही जो को ढूंढ लेंगे, जिस पर वो कहता है कि जो मेरी एक्स वाइफ है। डालिया उसे कहती है कि भले ही तुम लोग सिटाडेल के लिए काम करते हो, लेकिन ये मत भूलना कि जासूस साधु नहीं होते। तुम सभी अंधे हो चुके हो और तुम सभी सिटाडेल के भयानक सच को अभी तक नहीं जानते। और वो अपने हाथ पर घाव को दिखाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पार्टनर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसका नाम कार्टर है। मैंटिकोर के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और वो अब मैंटिकोर के लिए काम करता है। बर्नार्ड पूछता है कि तुम लोगों ने कार्टर के साथ क्या किया। तभी वहाँ डॉक्टर कार्वो आता है। उसके ब्रीफकेस में ब्लेड, कैंची जैसे धार चीज होते हैं और अब पता चलता है बर्नार्ड को कि कार्टर के साथ क्या हुआ होगा। बर्नार्ड के दांत को निकाल लिया जाता है, लेकिन अभी बर्नार्ड कुछ भी बताने से मना करता है। इस पर डालिया उसे कहती है कि हमारे पास एक और तरीका है, हम तुम्हारी खोपड़ी को काट कर तुम्हारे ब्रेन से तुम्हारी मेमोरी को निकाल सकते हैं। एंडर्स के पास ये काम करने का एक डिवाइस है। एंडर्स अंदर आता है और वह बर्नार्ड से पहले बात करता है और एंडर्स उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे थ्योरीज को पढ़ा है, मैं तुम्हारा फैन हूँ। और उसे पूछता है तुम्हारे दोस्त मेसन कैसा है। एंडर्स उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे कितने दोस्त मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो एक ड्रिल निकालता है बर्नार्ड के खोपड़ी को छेद करने के लिए। तभी बर्नार्ड उसे बताता है कि तुम्हारी दोस्त ब्रियल जिंदा है, तुम उससे प्यार करते हो ना, उससे मिलना नहीं चाहते। एंडर्स को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और झूठ बोलने पर वो उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन बर्नार्ड कहता है यकीन नहीं है तो मेरा फोन लाकर मुझे दो, मैं दिखाता हूँ अभी। सेफ हाउस में मेसन अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि मुझे वो जासूस मिल गई, उसका नाम नाडिया है। ये सुनकर एबी खुश तो होती है, साथ साथ वो इनसिक्योर भी है कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ है। और वो बहुत से सवाल पूछती है, क्या उस औरत ने बताया कि तुम पहले क्या थे, तुम दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे। जिस पर मेसन कहता है ऐसा लगता तो नहीं है और उसे भरोसा दिलाता है कि ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं घर आ जाऊंगा। नाडिया पीछे ही खड़ी होती है और वो मेसन से कहती है कि एयरपोर्ट जाकर वापस अमेरिका चले जाओ और उसे कैश दे देती है। पर मेसन कहीं जाना नहीं चाहता और नाडिया उसे कहती है कि मैंटिकोर के लोग हमारे बारे में जानते हैं और उन्होंने बर्नार्ड को मार दिया है, इसीलिए तुम्हें अपने परिवार के पास वापस जाना होगा। लेकिन मेसन कहता है वापस जाकर वो अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता और वो उसकी मदद करेगा और चाहता है बदले में नाडिया उसकी मदद करे, उसे ट्रेन करे, उसे याद दिलाए कि मेसन कौन था और वो उसे बताता है रेड लाइट्स के बारे में। फिर नाडिया वापस आती है और केस खोलकर स्क्रीन पर देखती है रेड लाइट्स जल रहे होते हैं। नाडिया बताती है कि ये एक तरह का मैसेज है, सिटाडेल के एजेंट हमसे मदद मांग रहे हैं। उन्हें कार्टर का मैसेज मिलता है जो सिटाडेल के लोगों से मदद मांग रहा है। नाडिया उसके आखिरी लोकेशन को ट्रैक करती है और देखती है वो मोरक्को के फैज शहर में है और ये लोकेशन एक तरह का ब्लैक साइट है जहां नाडिया को 2 हफ्तों के लिए टॉर्चर किया गया था जब वो अंडर कवर थी। ये सुनकर मेसन को हैरानी होती है और नाडिया आगे बताती है कि इस ब्लैक साइट को बॉल्डविनो बास्टा नाम का डॉन चलाता है और नाडिया को यकीन है कि यह ब्लैक साइट मैंटिकोर का ही है और वहाँ वो कार्टर को टॉर्चर कर रहे हैं सिटाडेल एक्स केस का पता लगाने के लिए। नाडिया को कार्टर को वहाँ से निकालने का रास्ता पता है, लेकिन उसके लिए उन्हें बाल्डविनो से मिलना होगा ताकि नाडिया उसके फोन से सारे पासवर्ड हैक करके निकाल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाडिया ने बाल्डविनो के भाई को मारा है और इसीलिए वो उसे खास पसंद नहीं करता, लेकिन मेसन ये काम कर सकता है। आखिर में दोनों मोरक्को पहुंचते हैं और मेसन बाल्डविनो से मिलता है और वो उसे पहचानता है और नाडिया उसे समझाती है कि लाइटर में एक ट्रांसमीटर है, उसे नजदीक ही रखना ताकि मैं उसके फोन से डाटा डाउनलोड कर सकूं। बाल्डविनो और मेसन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और डॉन उसे पूछता है कि तुम तो मर चुके थे, तुम वापस क्यों आए हो। नाडिया उसे कहती है बढ़ा चढ़ाकर बात करो। मेसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे आर्मी चीफ के ऑफिस में घुसना है, जिस पर डॉन का बेटा क्रिस्टियानो हंसने लगता है। मेसन बाल्डविनो से कहता है कि मैं तुम्हें मैंटिकोर से आजाद करवा सकता हूँ, जिस पर बाल्डविनो कहता है कि सच कहूँ तो वो हर जगह छाए हुए हैं और अगर मैं तुम्हें मारकर उन्हें सौंप दूं तो मुझे करोड़ों का इनाम मिलेगा। डॉन मेसन से उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि नाडिया के बारे में पूछता है कि वो आखिरी बार इटली में देखी गई थी, उसके साथ क्या हुआ, और मेसन झूठ कहता है कि वो मर गई है। नाडिया इन्फॉर्म करती है कि काम हो चुका है, वहाँ से जल्दी निकलो। बाल्डविनो मेसन से कहने लगता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि नाडिया ने ही सिटाडेल को खतरे में डाला था और उसकी वजह से तुम पर हमला हुआ था। सिटाडेल का नामो निशान मिट गया नाडिया की वजह से। वो साफ साफ बता देता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाडिया ही मैंटिकोर की जासूस थी और वो सिटाडेल में काम कर रही थी। नाडिया ये सब सुन रही होती है और ये सब सुनकर मेसन भी शॉक में है। क्रिस्टियानो मेसन का मजाक उड़ाता है और जैसे वो उसके करीब जाता है मेसन उसका गन ले लेता है और क्रिस्टियानो पर पॉइंट करता है। ये देखकर अपने बेटे को बचाने के लिए बाल्डविनो अपने लोगों से कहता है बंदूक नीचे करने के लिए और मेसन फटाफट
फटाफट वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में मेसन नाडिया से पूछता है कि तुमने मुझसे क्या छुपाया है, जिस पर नाडिया कह देती है कि उसने जो भी कहा वो सब झूठ है। मेसन को याद आता है कि बर्नार्ड ने भी कहा था कि सिटाडेल में कोई गद्दार है, लेकिन उसे पता नहीं चला कौन है। कहीं वो तुम तो नहीं थी। नाडिया कहती है कि अगर मैं मैंटिकोर के लिए काम करती तो मैं एक सिटाडेल एजेंट को बचाने के लिए यहाँ क्यों आती और तुम्हें जिंदा क्यों रखती। मेसन समझना चाहता है कि उसके और नाडिया के बीच 8 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन नाडिया इस पर कुछ नहीं कहती। वो बस इतना ही बोलती है कि फिलहाल के लिए मैंटिकोर हम दोनों को ढूंढ रहे हैं, या तो तू मेरा साथ दे सकते हो या फिर तुम भाड़ में जाओ। एंडर्स अगली सुबह बर्नार्ड को उसका फोन दे देता है और बर्नार्ड उसे एबी की तस्वीर दिखाता है और उसे पूछता है यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड ब्रियल है। एंडर्स को यह देखकर विश्वास नहीं होता। बर्नार्ड आगे बताता है कि इसका नाम एबी है और वो फिलहाल मेसन की पत्नी है, चाहो तो मैं तुम्हें उसे मिलवा सकता हूँ। ये सब सुनकर एंडर्स हक्का बक्का रह जाता है। बर्नार्ड उसे कहता है कि तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि तुम्हें अब तक जो कुछ भी पता है वो सब झूठ है। सिटाडेल एपिसोड 4 की शुरुआत में नाडिया और मेसन मोरक्को के मैंटिकोर ब्लैक साइट पर जाते हैं अपने एजेंट कार्टर को बचाने के लिए। एक गार्ड को मारने के बाद वो धीरे धीरे अंदर जाते हैं और कई लोगों से लड़ते हैं जो मैंटिकोर के लिए काम करते हैं। नाडिया मैंटिकोर के गार्ड से हैंड टू हैंड फाइट करती है और सभी को आखिर में मार डालती है। फिर दोनों एक कमरे में जाने के लिए तैयार होते हैं और अंदर उन्हें कार्टर मिल जाता है जो बहुत डरा हुआ लग रहा था और वो उनके साथ जाना नहीं चाहता और कहता है मेरे साथ जो भी हुआ वो तुम लोग के वजह से ही हुआ। ये सुनकर मेसन थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद कहानी जाती है 10 साल पहले पेरिस में। नाडिया और मेसन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में और अब वो दोनों इंटीमेट भी हो चुके हैं, जिस पर नाडिया उसे कहती है कि तुम ज्यादा उड़ो मत क्योंकि मैं पहले भी पेरिस आ चुकी हूँ। मेसन उसे पूछता है क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है, जिस पर वो कहती है नहीं। मेसन को ऐसा लगता है कि जैसे नाडिया को उससे डर लगता है, जिस पर नाडिया कहती है कि मैं भला तुमसे क्यों डरूंगी। फिर नाडिया मेसन को बताती है कि ग्रेस ने टियर 1 में यानी कि उन दोनों के साथ एक और मेंबर को शामिल किया है। उस लड़की का नाम है सेलेस्ट ग्राहम, जो पहले नाडिया के साथ ही ट्रेनिंग करती थी और उसने एक बार नाडिया की जान भी बचाई है, इसलिए नाडिया उस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करती है। सिटाडेल के हेडक्वार्टर में मेसन आता है और वहाँ नाडिया उसे सेलेस्ट से मिलाती है, जो कोई और नहीं बल्कि प्रेजेंट वाली एबी है। उनका पहला मिशन उन्हें सौंप दिया जाता है, लेकिन मेसन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि सेलेस्ट ये कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि वो नहीं जानती कि मैंटिकोर कितने खतरनाक हैं। खासकर एंडर्स और दाविक, वो बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल हैं, लेकिन सेलेस्ट उन दोनों क्रिमिनल भाइयों के बारे में बहुत कुछ जानती है। दोनों एम्स्टर्डम में मिलकर इलीगल बिजनेस चलाते हैं। ड्रग्स, हथियार और लड़कियों को बेचना उनका काम है, पर अब वो अपना बिजनेस बढ़ाने वाले हैं और दोनों बहुत शातिर हैं, क्योंकि एंडर्स एक कैम्ब्रिज ग्रेजुएट है और वो अक्सर अपना वॉर टेक्नोलॉजी यानी कि हथियार बनाता है और उनकी बोली लगवाकर उन्हें बेच देता है। और हाल ही में सिटाडेल को उसकी नई टेक्नोलॉजी मिल गई है जिसे वो ऑज की बुलाता है। हालांकि ये हथियार अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी पूरा हो जाता है तो इससे वो किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर सकते हैं, जिससे वो पूरे देश को कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन सेलेस्ट भी बहुत स्मार्ट है और वो जानती है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करने में हजारों एक्साबाइट्स डाटा चाहिए होंगे और ऐसा करने में उसे कई साल लग जाएंगे। ये बात सुनकर नाडिया कहती है कि इसीलिए सेलेस्ट को इस मिशन के लिए चुना गया है, क्योंकि वो परफेक्ट है। नाडिया ये भी बताती है कि सेलेस्ट का एक भाई है डेविड, जिसे सेलेस्ट कुछ खास पसंद नहीं करती। मेसन उसे पूछता है कि तुमने कितने समय अंडरकवर रहकर काम किया है, जिस पर वो बताती है 3 हफ्ते के लिए। वो पूछता है कि नाडिया ने तुम्हें क्या बताया है, अंडरकवर कैसे हुआ जाता है, जिस पर सेलेस्ट कहती है कि बस झूठ बोलना आना चाहिए। लेकिन मेसन कहता है सिर्फ झूठ बोलना ही काफी नहीं होता, अपने आप को ऐसे बदल लो जब तुम खुद को आईने में देखो तो ऐसा लगे कि तुम किसी और को देख रहे हो। इसके बाद सेलेस्ट अपने बालों को कलर करती है और पहुंचती है एम्स्टर्डम और एक बार में जाती है एंडर से मिलने के लिए। वो एंडर से मिलती है और अपना नाम ब्रियल बताती है। मेसन ने उसे कहा था कि सिर्फ उसे प्यार में फंसाने की कोशिश मत करो, उससे सच में प्यार करो। अब अंडरकवर रहे 19 दिन हो गए हैं, उन सब का प्लान काम कर रहा है, दोनों अब रिलेशनशिप में हैं और मेसन ने उसे कहा था कि अंडरकवर में रहकर तुम झूठ नहीं बोल सकती। एंडर्स और डाविक जैसे लोगों को भनक लग जाएगी और वो तुम्हें जिंदा दफना देंगे, इसलिए जो भी कहोगी उस बात पर पहले तुम्हें यकीन होना चाहिए। सेलेस्ट का काम है ऑस्की के बारे में सब कुछ पता लगाना, चाहे जैसे भी हो, इसीलिए वो एंडर्स के बहुत करीब जाने की कोशिश करती है। एक रात वो एंडर्स से पूछती है कि आखिर तुम बना क्या रहे हो, जिस पर एंडर्स उसे कुछ खास बताता नहीं। मेसन ने सेलेस्ट से कहा था कि अगर मिशन में अंडरकवर रहने की वजह से वो भूल जाती है कि वो कौन है तो मेसन उसे याद दिलाएगा, उसे फोन करेगा। नाडिया और मेसन लंदन पहुंचते हैं जहां दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और अब मेसन टेंशन में आने लगता है क्योंकि सेलेस्ट फोन नहीं उठा रही। 132 दिन हो चुके हैं और
कई दिनों से वो फोन नहीं उठा रही, इसलिए मेसन जाकर देखना चाहता है। लेकिन नाडिया कहती है कि वहाँ जाना खतरनाक होगा और वैसे भी कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, वो खुद को संभाल लेगी। मेसन कहता है कि कार्टर ने बताया कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है। और वो बताता है कि सेलेस्ट का भाई डेविड के बारे में, जिसे जुए खेलने की लत है और उस पर लाखों की उधारी है, और हो सकता है कि सेलेस्ट अपने जुड़वा भाई को बचाने के लिए सिटाडेल को ऑज की ना देकर उसे बेच देगी अपने फायदे के लिए, ताकि उस पैसों से वो अपनी भाई की जान बचा पाए। नाडिया कहती है कि तुम ज्यादा ही कुछ सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेसन को इस बात की चिंता है कि अब एंडर्स अपने टेक्नोलॉजी को रेडी करने वाला है, क्योंकि उसे एक बायर मिल गया है। सेलेस्ट खुद को आईने में देखती है, जिसके बाद वो एंडर्स के लैब में चली जाती है और ऑज की को एक नकली डिवाइस से रिप्लेस कर देती है और असली वाला अपने पास रख लेती है। लेकिन डाविक उसे देख लेता है और उसे मारता है और उसे कहता है कि एंडर्स अब तुम्हें बहुत मिस करेगा, क्योंकि अब उसे वो मारने वाला है। इसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और उस बिल्डिंग में सिटाडेल की एक टीम एंटर करती है और सेलेस्ट किसी तरह डाविक को बेहोश कर देती है और हेडक्वार्टर में कार्टर अपडेट देता है कि टीम के बहुत लोग मारे गए हैं और राहत की बात यह है कि सेलेस्ट जिंदा है। एंडर्स पकड़ा गया, लेकिन डाविक भाग गया है और ऑज की उन्हें नहीं मिला। ये सुनकर मेसन बहुत गुस्सा होता है। फिर उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे केस मिल गया है और मेसन उसे रिप्लाई करता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब पूरी टीम आखिरकार सिटाडेल हेडक्वार्टर पहुंचती है और मेडिकल टीम को तैयार किया जाता है। ग्रेस मेसन से कहती है कि पता लगाओ डाविज और वो ऑज की कहाँ है, और जब नाडिया कहती है कि वो भी इंट्रोगेशन के लिए जाना चाहती है तो मेसन उसे मना कर देता है और वो अंदर जाता है सेलेस्ट को इंट्रोगेट करने के लिए। नाडिया और ग्रेस उन दोनों को बाहर से देखते हैं और मेसन सेलेस्ट का हाथ खोल देता है और उसे पूछता है कि ऑज की कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि वो मेरे बैग में ही था, अब मुझे पता नहीं वो कहाँ है। लेकिन उसके बैग में नकली ऑज की होता है और मेसन उसे पूछता है कि वहाँ हुआ क्या था। सेलेस्ट अपनी दोस्त नाडिया से कहती है कि तुम्हें भी क्या यही लगता है कि मैंने उस मशीन को चुराया है अपने फायदे के लिए, और कहती है कि मैं यहाँ नहीं आती तो अच्छा होता। वो मेसन से कहती है कि मैं सब कुछ सही कर रही थी, लेकिन मेरे वहाँ से निकलने से पहले ही तुमने अपनी टीम को वहाँ भेज दिया। मेसन उसे पूछता है दावी कहाँ है और वो बताती है कि मैंने उसे वहीं बांध दिया था, लेकिन मेसन उसे बताता है कि वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिला। जिसके बाद मेसन डेविड के बारे में बात करता है, यानी कि उसके भाई के बारे में, जो हमेशा बचपन में अपनी बहन सेलिस्ट को अपने सौतेले बाप से मार खाने से बचाता था और अपनी बहन को बचाने के लिए उसने बहुत सारी कुर्बानियां भी दी हैं और इसीलिए अब सेलेस्ट उसकी मदद करना चाहती थी ऑज की को बेचकर। इसके बाद मेसन उसे डेविड का लाइव फीड दिखाता है, जिसे देखकर सेलेस्ट घबराने लगती है और कहती है कि इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। मेसन अपनी टीम से कहता है हथियार रेडी करो और निशाना लगाओ, और अगर डेविड को बचाना है तो सेलेस्ट को बताना होगा कि ऑज की कहाँ है। पूछता है क्या तुमने उसे बेच दिया है, और जैसे ही मेसन अपनी टीम को ऑर्डर देता है वहाँ नाडिया आ जाती है और ये सब बंद करने के लिए कहती है। मेसन बाहर आकर बहुत गुस्सा होता है कि बीच में ही इंट्रोगेशन को रोक दिया गया। नाडिया भी चिल्लाती है कि तुम अपने टीम के एक मेंबर को इंट्रोगेट कर रहे थे, वो कोई दुश्मन नहीं है। मेसन कहता है कि हर जगह से अलग अलग कहानियां सुनने को मिल रही है, मैं भरोसा किस पर करूं। पर नाडिया को यकीन है कि सेलेस्ट ने जो किया है खुद को बचाने के लिए किया है और वह सेलेस्ट को जानती है, ऑज की उसके पास नहीं है। पर अब प्रॉब्लम यह है कि डाविक जानता है कि सेलेस्ट एक अंडरकवर एजेंट है और वो उसे मारने के लिए कभी भी आ सकता है, इसलिए उन्हें सेलेस्ट को यहाँ से निकालना होगा। जिस पर कार्टर कहता है कि एक सेफ हाउस है जहाँ हम सेलेस्ट को भेज सकते हैं। फिर नाडिया चली जाती है एंडर्स को इंट्रोगेट करने के लिए। मेसन ग्रेस और कार्टर को बताता है कि सेलेस्ट हम सभी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ हमें ही नहीं मैंटिकोर को भी। वो इस सब में अपना फायदा देख रही है, वो अपने भाई की जान बचाना चाहती है। कार्टर पूछता है कि तो हमें करना क्या चाहिए, जिस पर मेसन कहता है कि हमें सेलेस्ट को बैकस्टॉप यानी कि उसकी याददाश्त मिटानी होगी। वो सिटाडेल के बारे में अब बहुत कुछ जानती है। ग्रेस उसे बताती है कि तुम्हें इसके लिए सजा भी मिल सकती है। मेसन उसे कहता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे अंडर एक गद्दार सिटाडेल को ले डूबे। ग्रेस कहती है कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती, जिस पर मेसन कहता है कि हम इसे अनऑफिशियल तरीके से कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बाद कार्टर अंदर जाता है और सेलेस्ट को एक डिवाइस पहनाता है और मेसन आकर कहता है कि तुम्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि दाविक तुम्हारे पीछे आएगा। जिस पर सेलेस्ट कहती है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को ढूंढ लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेलेस्ट मुझे ढूंढते हुए कहीं भी आ जाए। मेसन उसे बताता है कि एक और तरीका है, तुम्हें मेक्सिको के एक फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाएगा। वहाँ ऑपरेशन से तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और तुम्हारे आंख के कॉर्निया को चेंज कर दिया जाएगा और उसके बाद तुम सेलेस्ट नहीं कोई और बन के रहोगी। दाविक के लिए तुम्हें ढूंढना मुश्किल होगा। सेलेस्ट पूछती है क्या ये सब खत्म होने के बाद क्या मैं अपनी लाइफ में वापस जा सकूंगी। मेसन उसे कहता है बिल्कुल, इसीलिए सेलेस्ट इस प्रोसीजर के लिए मान जाती है। अब आखिर में नाडिया आती है और पूछती है कि सेलेस्ट का क्या हुआ, जिस पर ग्रेस उसे कहती है कि मैंने खुद ऑर्डर दिया
है कि अब उसे सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेसन कार्टर को दिखाता है घर जहाँ सेलेस्ट अपनी नई लाइफ शुरू करेगी और कार्टर मेसन से पूछता है कि अगर कमांड को पता चल गया कि तुमने बिना उन्हें बताए बैकस्टॉप का प्रोसीजर किया है तो तुम क्या करोगे। जिस पर मेसन कहता है कि तब तो मुझे भी भागना पड़ेगा और मैं ऐसे ही किसी सुंदर घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। जिस पर कार्टर मजाक करते हुए कहता है कि वैसे जगह में तुम 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। मेसन इस प्रोसीजर को पूरा करवाने के लिए बर्नार्ड से मिलता है और उसे कहता है कि हमें सेलेस्ट के मेमोरी को हमेशा के लिए मिटाना होगा और इसके लिए उसके मेमोरी वाले शीशी को भी तोड़ना होगा। जिस पर बर्नार्ड उसे पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि सेलेस्ट गद्दार है, क्योंकि बर्नार्ड ने भी किसी के साथ ऐसा किया था और इस बात का उसे अभी तक पछतावा है। और वो मेसन को समझाता है कि अगर तुम गलत हो गए उसके बाद चाह कर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिस पर मेसन बस यही कहता है कि कुछ भी हो सिटाडेल को बचाना होगा। मेक्सिको सिटी के सिटाडेल बैकस्टॉप फैसिलिटी में सेलेस्ट को लाया जाता है और बैकस्टॉप प्रोसीजर शुरू होता है, पर ये नाडिया को नहीं पता था कि उसकी दोस्त के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उसे तो लगता है कि उसे सही सलामत एक घर में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके लिए वो मेसन को थैंक यू कहती है। कार्टर आकर मेसन को बताता है कि डावी के पास ऑस्की नहीं है और यहाँ खुलासा होता है कि कार्टर के पास सिटाडेल के कम्युनिकेशन का सारा एक्सेस है और वो बताता है कि सेलेस्ट को सच में नहीं पता कि ऑस्की कहाँ है और कोई तो था जिसने टीम के चीफ को कहा था ऑस्की लाने के लिए और वो जो भी था वो टियर 1 एजेंट था और उसने जो कुछ भी किया है वो नियम के खिलाफ है और जिसने ये किया है वो कोई और नहीं बल्कि नाडिया है और नाडिया ने ही टीम के चीफ को कहा था ऑस्की उसे चुपचाप दे देने के लिए। और कार्टर जानता है कि मेसन ये सब कुछ जानता है पहले से ही, लेकिन फिर भी उसने सेलेस्ट की यादों को मिटाना सही समझा और मेसन ने ऐसा इसलिए किया था कि किसी को भी नाडिया पर शक न हो, क्योंकि मेसन नाडिया से प्यार करता है। इसीलिए उसने सभी को गुमराह किया ये कहकर कि सेलेस्ट को पता है ऑस्की के बारे में, जबकि ये सब झूठ था। सेलेस्ट हमेशा से बेगुनाह थी। तो ये कहा जा सकता है कि गद्दार कोई और नहीं बल्कि नाडिया ही है, लेकिन मेसन इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जब दोनों गए हुए थे कार्टर को बचाने के लिए, लेकिन कार्टर उनके साथ आना नहीं चाहता और कहता है यहाँ जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ नाडिया की वजह से हुआ है। सिटाडेल एपिसोड 5 की शुरुआत में हम कार्टर को देखते हैं जो मेसन से कहता है कि नाडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद कहानी जाती है 9 साल पहले ग्रीस के एक शहर एथेंस में। नाडिया और मेसन एक साथ होते हैं और ये समय तब का है जब वो सिटाडेल के लिए काम करते थे। नाडिया दोनों के लिए वाइन पोर करती है और पूछती है ऑस्की का कुछ पता चला, जिस पर मेसन कहता है नहीं, दाविक भी गायब है। जिस पर नाडिया कहती है कि अगर ऐसा है तो वो सेलेस्ट को नहीं ढूंढ रहा होगा। नाडिया अपने दोस्त सेलेस्ट से बात करना चाहती है, लेकिन मेसन उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। दोनों ड्रिंक करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज के लिए उनका नकली नाम क्या है। नाडिया है अलेक्जेंड्रा और मेसन है जोनाथन। उन्हें ऑर्डर मिला है तदाशी साको नाम के एक डॉन को पकड़ने के लिए। दोनों कपल बनकर जाने वाले हैं, इसीलिए मेसन नाडिया को एक बहुत ही सुंदर सा रिंग देता है पहनने के लिए ताकि सब कुछ असली लगे। जिस पर नाडिया कहती है कि लगता है बर्नार्ड ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेसन कहता है कि अगर ये अंगूठी असली हुआ तो तुम क्या कहना चाहोगी, ये अगर मेरे तरफ से हुआ तो। नाडिया थोड़ी सुन्न पड़ जाती है और कहती है कि ये कोई मजाक तो नहीं। मेसन उसे कहता है कि ये सब कुछ रियल है और उसे पूछता है कि क्या तुम उसे शादी करना चाहती हो। फिर से कहानी आती है यूके के एम्बेसडर डालिया के घर पर, जहां बर्नार्ड कैद है। बर्नार्ड एंडर्स को बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ब्रियल जिंदा है और मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ। एक बार तुम उसे खो चुके हो, क्या तुम उसे फिर से खोना चाहते हो। जिस पर एंडर्स सोचता है और बर्नार्ड का हाथ खोलने के लिए मान जाता है उसे यहाँ से भगाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ डालिया आती है और एंडर्स के सिर पर शूट कर देती है। वो सामने बढ़ता है और डालिया के सामने ही दम तोड़ देता है। वो बर्नार्ड से कहती है कि एक समय हुआ करता था जब मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी और तजुर्बे से मैंने ये जाना है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कोई न्यूक्लियर वेपन या कोई बायोकेमिकल वेपन नहीं है, बल्कि खुद सिटाडेल है। बर्नार्ड उसे कहता है कि अगर थॉमस यहाँ होता तो तुम्हारा असली चेहरा देखकर वो दोबारा मर जाता। जिस पर डालिया को गुस्सा आता है और वो बर्नार्ड के चेहरे पर थूक देती है और कहती है अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लेना। वो भी दुनिया में सारे खतरनाक हथियारों को ढूंढ कर खत्म करना चाहता था। बर्नार्ड कहता है कि और इस काम के लिए तुम लोगों ने हजारों जासूसों को मारा है। डालिया कहती है कि मैं आगे भी यही करती रहूंगी ताकि मासूम लोगों की जान न जाए और उन्हें अपनों को खोना न पड़े, जैसे कि मैंने खोया था। और वो बात करती है सिटाडेल के उस एजेंट के बारे में जिसने सिटाडेल के लोगों को ही धोखा दिया। 9 साल पहले के फ्लैशबैक में सिटाडेल के हेडक्वार्टर में नाडिया को देखते हैं, जिसे एक मैसेज आता है। पता चलता है कि सेलेस्ट को जहाँ होना चाहिए था यानी कि फार्मिंगटन में, वो वहाँ नहीं है
और उसे कुछ तो हुआ है। उसे बैक स्टॉप कर दिया गया है और परमिशन दिया था बर्नार्ड ने। ये जानकर नाडिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बर्नार्ड से मिलती है। वो उसे पूछती है क्या मेसन को इसके बारे में पता था। बर्नार्ड कुछ नहीं कहता, जिसका मतलब ऑब्वियसली हाँ है। तब जाकर नाडिया को एहसास होता है कि मेसन उसे सेलेस्ट से मिलने क्यों नहीं देना चाहता था। अगले दिन वो जाती है मेसन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में और बात को घुमाकर कहती है कि बर्नार्ड ने सेलेस्ट को बैक स्टॉप किया है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। वो कहता है नहीं। फिर नाडिया कहती है कि मुझे पता है तुमने ये किया है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। मेसन कहता है कि मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे पास ऑस्की है और मुझे नहीं जानना कि तुमने उस हथियार के साथ क्या किया है। नाडिया उसे कहती है कि तुम मुझसे एक बार पूछ भी सकते थे, मैं तुम्हें बता देती। मेसन कहता है कि अगर मैं जान जाता कि तुमने ऑस्की के साथ किया क्या है तो फर्ज निभाना मेरे लिए बहुत कठिन होता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को खोया है और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। नाडिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें सच बता देती अगर तुम मुझसे पूछे होते। मेसन उसे पूछता है क्या तुम ही हो वो गद्दार, अब तुम क्या करने वाली हो। जिस पर नाडिया हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं गद्दार हूँ। मैंने ऑस्की को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी और वेपन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, ना सिटाडेल के पास ना मैंटिकोर के पास। नाडिया मेसन से कहती है कि बर्नार्ड को कहो सेलेस्ट की मेमोरी को रिएक्टिवेट करने के लिए, लेकिन ये जानकर नाडिया को भी झटका लगता है कि मेसन ने सेलेस्ट की मेमोरी को सिस्टम से ही डिलीट कर दिया है। ऐसा मेसन ने इसलिए किया क्योंकि वो नाडिया से प्यार करता था, लेकिन वो इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते भी नहीं। मेसन उसे कहता है कि तुमने तो चांस ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जान सकूं, और वो समझ जाता है कि नाडिया यहाँ से भागना चाहती है सिटाडेल को और उसे छोड़कर, और वो ये भी समझ जाता है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसका इल्जाम वो उसी पर थोप कर जाना चाहती है। पर नाडिया इन सब कारणों को बकवास मानती है और मेसन उसे आखिरकार बताता है कि उसने स्पाई बनना क्यों चुना। वो 5 साल का था जब उसके डैड मर गए और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और सिटाडेल ने उसे एक पहचान दी। फिर उसकी जिंदगी में नाडिया आई, लेकिन नाडिया की कहानी पूरी तरह से अलग है। उसके साथ उसकी पूरी फैमिली है। वो सिटाडेल इसलिए आई ताकि वो छुप सके। नाडिया पूछती है कि तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं किसी से छुप रही हूँ। मेसन कहता है तुम अपने आप से छुप रही हो, तुम किसी को दिखाना नहीं चाहती कि तुम असली में हो कौन। और वो उसे कहता है कि तुमने एक बार पूछा था कि क्या कोई जासूस सच में सच्चा प्यार कर सकता है, तो इसका जवाब है मैं कर सकता हूँ, पर क्या तुम कर सकती हो। नाडिया कहती है मैं भी प्यार कर सकती हूँ, लेकिन बस तुमसे नहीं कर सकती। वो उसे उसका रिंग दे देती है और उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। अगले दिन नाडिया जाती है एक आदमी राही गंभीर से मिलने के लिए, और यही वो आदमी है जिससे नाडिया सीक्रेटली बात किया करती थी। राही नाडिया से कहता है कि अब तुम्हें वैलेंसिया जाना होगा, और वो उसे पासपोर्ट और टिकट दे देता है। नाडिया भी उसे कुछ देती है और कहती है मेरा यहाँ कुछ काम बाकी रह गया है। राही उसे कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी खत्म करो। नाडिया कहती है कि किसी को पता नहीं चलेगा, और जब तक उन्हें पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। राही उसे पूछता है कि मेसन का क्या करना है, जिस पर नाडिया कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अब कहानी आती है प्रेजेंट में और हम कार्टर को देखते हैं जो कहता है नाडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मांटिकोर के साथ काम करती है, और उसे कहता है कि तुम राही नाम के आतंकवादी के साथ मिली हुई हो और तुम उससे मिलने गई थी सिटाडेल के मिटने से कुछ दिन पहले। मेसन ये सब सुनकर थोड़ा शॉक में है और तभी वहाँ कुछ लोग आने लगते हैं और नाडिया उन्हें कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। डालिया बर्नार्ड से न्यूक्लियर वेपन के कोड्स मांगती है और उसे दिखाती है कि उसे बर्नार्ड और मेसन के परिवार का पता चल चुका है और वो उन पर कभी भी बम गिरा सकती है। बर्नार्ड उसे कहता है कि ऐसा मत करना, और जैसे ही डालिया बम गिराने की परमिशन देती है तभी बर्नार्ड कहता है कि मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। डालिया इस पर कहती है देखो ये इतना भी टफ नहीं था। फिर बर्नार्ड कोड बता देता है और डालिया कहती है कि वो वेपन्स को कल लॉन्च करेगी। अब कोड्स जानने के बाद भी डालिया अपने आदमियों से कहती है कि बर्नार्ड और मेसन के परिवार को खत्म कर दो। बर्नार्ड मना करता है, लेकिन डालिया कहती है कि आंख के बदले आंख, याद करो तुमने मेरे साथ क्या किया था, और वो वहां से चली जाती है। बर्नार्ड की बेटी वैलेरिया को पता चल जाता है कि उन पर हमला होने वाला है, इसीलिए वो सभी वहां से निकलने के लिए तैयार होते हैं। डालिया के घर पर एंडर्स के बॉडी को प्लास्टिक से रैप कर दिया जाता है और कुछ लोग उसके खून को साफ कर रहे होते हैं। तो वहीं डाविक डालिया को कॉल करता है और उसे बताता है कि उनके ब्लैक साइट में घुसकर नाडिया और मेसन कार्टर को ले गए हैं और अब वो देश छोड़कर निकलने वाले हैं। डालिया उसे कहती है कि यामाजाकी से बात करो, वो कैसाब्लैंका में है, चाहो तो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें पकड़ो, और उसे ये भी इन्फॉर्म कर देती है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन के
कोड हैं और हमें बस मेसन की जरूरत है और उसे कहती है कि तुम्हें वेलेंसिया जाना होगा। हमें पता चला है कि नाडिया और राही बात कर रहे थे और लगता है राही के पास नाडिया का एक खास चीज है, उसे लेकर मुझे जल्दी फोन करो। और उसे झूठ कह देती है कि तुम्हारा भाई मर गया है और उसे बर्नार्ड ने मारा है और अपने भाई के लिए तुम्हें ये मिशन कंप्लीट करना ही होगा। डाविक डालिया की बात मान लेता है तो वहीं कार्टर और मेसन नाडिया से जवाब मांगते हैं कि आखिर वो है कौन। नाडिया कहती है कि मेरे वजह से ही तुम लोग जिंदा हो और वैसे भी हम में से कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, ये तो तुम लोग भी जानते हो। नाडिया कार्टर को याद दिलाती है कि तुमने सेलेस्ट के साथ किया क्या है, उसके बाद भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। कार्टर कहता है कि मुझे पता है मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं इस बात पर श्योर हूँ कि तुमने ही सिटाडेल को धोखा दिया है। वो बताता है कि सिटाडेल के खत्म होने के 1 साल पहले ही तुम गायब हो गई थी। पता चला कि तुम वेलेंसिया में छुप कर बैठी हुई थी राही के साथ, क्योंकि तुम दोनों मैंटिकोर के लिए काम करते हो। मेसन नाडिया से पूछता है आखिर वेलेंसिया में ऐसा है क्या, जिसमें नाडिया आखिरकार बता देती है कि वेलेंसिया में मेरी एक बेटी है और मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं बस अपनी बेटी को बचा कर रखना चाहती थी। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब नाडिया राही को कॉल करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और अब उसे यहाँ से निकलना है। इस बारे में वो मेसन को कुछ नहीं बताना चाहती और शुरू से यही बात वो मेसन को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसके लिए सेफ नहीं होगा। राही से पासपोर्ट और टिकट लेने के बाद वो वेलेंसिया चली जाती है और वहीं अपने बच्चे को जन्म देती है और बताती है कि अपनी बेटी को देखे हुए 8 साल हो गए हैं। वो अपनी बेटी को लास्ट तब देखी थी जब उसकी बेटी 6 महीने की थी। मेसन ये सब जानकर हैरान रह जाता है कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन नाडिया ने उसे ये सब कुछ नहीं बताया क्योंकि वो समझती थी कि मेसन ये जानना डिजर्व ही नहीं करता और उसे ये सब बताना नाडिया के लिए बहुत मुश्किल भी था। वाशिंगटन डीसी में डालिया एक औरत क्रिस्टोफ से मिलती है जो उन अमीर घरानों से ताल्लुक रखती है जो मैंटिकोर को कंट्रोल करते हैं और वो डालिया से कहती है कि तुम अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे वजह से सभी परिवार बहुत खुश हैं, उनकी नजर में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ गई है। डालिया को उसका एजेंट बताता है कि उन्होंने रशिया को रोक लिया है ताकि वो न्यूक्लियर वेपन को ट्रैक न कर सकें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंटिकोर भी उस न्यूक्लियर वेपन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जिस पर डालिया यह बताती है कि उसे एक्सेस किया जा सकता है बायोमेट्रिक सिस्टम से और उसके लिए उन्हें मेसन की जरूरत होगी। तो वही मेसन नाडिया से पूछता है कि हमारी बेटी किसके पास है। कार्टर कहता है राही गंभीर के पास और वो एक टेररिस्ट है, जिस पर नाडिया कहती है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं, मेरे पिता हैं। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब नाडिया अपनी बेटी के साथ होती है, तभी ग्रेस उसे कॉल करती है ये देखकर कि सिटाडेल उसे फिर से ढूंढ लेगी। नाडिया इटली जाने का सोचती है लेकिन राही मना करता है, लेकिन नाडिया मन बना चुकी है, वो इटली जा रही है और अब वो मेसन को अपनी बेटी के बारे में बता देगी क्योंकि उसे भी जानने का हक है। जाने से पहले वो राही से कहती है कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं 6 हफ्तों में लौट आऊंगी। वो अपनी बेटी को एक ब्रेसलेट पहनाती है और अपनी बेटी को आशा नाम देती है। तभी प्रेजेंट में उन तक मैंटिकोर के एजेंट्स पहुंच जाते हैं। यामाजाकी बाहर आता है और वो मेसन से कहता है कि कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है और ये जानने के बाद कि यामाजाकी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेसन आगे बढ़ता है और वो डालिया से बात करता है जो उसे एक ऑफर देती है और बताती है कि पैसिफिक ओशन में एक पनडुब्बी है, उसमें कुछ ऐसा है जो डालिया को चाहिए, जिन्हें वो कल लॉन्च करने वाली है और इसके लिए डालिया को मेसन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेसन ऐसा नहीं करना चाहता। यामाजाकी उसे उसकी बेटी आशा का ब्रेसलेट दिखाता है जिसे देखकर नाडिया डरने लगती है। डालिया उसे बताती है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा क्योंकि तुम्हारी बेटी अब मेरे पास है। सिटाडेल एपिसोड 6 की शुरुआत में कहानी जाती है 30 साल पहले। सर्बिया के एक मेडिकल कैंप में हम छोटे मेसन को देखते हैं। उस समय मेसन ने अपने पिता को खो दिया। इसके बाद 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है ओरेगॉन में। मेसन अपनी दादी माँ के साथ रहता है। उसकी दादी माँ उसे कहती है कि अब उठ जाओ, दोपहर के 12 बज रहे हैं और वो कहने लगती है कि तुम्हारे पिता भी दोपहर के 2 बजे तक सोते रहते थे। मेसन कहता है कि मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ और मेरी माँ कब तक आएगी, जिस पर उसकी दादी कहती है कि वो किसी काम से बाहर गई है, वो जल्द ही आ जाएगी, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। टीवी पर मेसन एक फिल्म देख रहा था। उस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर था उसे डॉक्टर एक नई पहचान देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू कर पाए। फिर हमें दोबारा से बताया जाता है कि मेसन एक जासूस कैसे बना। जब वो 5 साल का था तो युद्ध में उसके पिता मारे गए और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। आखिर में सिटाडेल ने उसे एक नई पहचान दी। अब कहानी आती है प्रेजेंट समय में मोरक्को में। नाडिया, मेसन और कार्टर को मैंटिकोर के लोग एक हैंगर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। डालिया उन्हें धमकी देती है कि अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। मेसन डालिया से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा काम करें तो पहले मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ कि वो सेफ है कि नहीं, और एक एजेंट उसे दिखा देता है कि आशा सेफ है। तीनों हैंगर पहुंचते हैं और एक रूम में डालिया उन्हें बताती है कि 1 घंटे में एक जेट उन्हें पैसिफिक ओशन तक लेकर जाएगा और डाविक उनके साथ ही रहेगा।
उन्हें रशिया के सबमरीन को हैक करके सतह तक लाना होगा। उसके बाद काइल यानी कि मेसन और डेविक जेट से नीचे कूदेंगे और उन्हें न्यूक्लियर मिसाइल से 5 न्यूक्लियर कोर निकालकर लाना होगा और वैलेंसिया में पहुंचकर क्रिस्टोफ को देना होगा। मिशन खत्म होने के बाद ही उन्हें लड़की मिलेगी। नाडिया कहती है कि यह ऑपरेशन वो खुद करना चाहती है क्योंकि बेटी उसकी है, लेकिन डालिया मना करती है। वैसे भी नाडिया ये मिशन नहीं कर सकती क्योंकि पुराने मिशन यानी कि रेड सेल मिशन को मेसन ने पूरा किया था और उसी के वजह से न्यूक्लियर वेपन का एक्सेस सिर्फ मेसन ही कर सकता है। अब ये रेड सेल मिशन है क्या, इसके लिए हम जाते हैं 8 साल पहले के फ्लैशबैक में। सिटाडेल हेडक्वार्टर में ग्रेस सबको बता रही होती है कि उन्हें रशिया के डेड हैंड सबमरीन को हैक करना है जिसमें न्यूक्लियर वेपन है और उन्हें डर है कि रशिया इन न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकता है। तो उनका ये प्लान है कि वो उस न्यूक्लियर वेपन में अपना लॉक लगाएंगे ताकि कोई भी सिटाडेल का एजेंट न्यूक्लियर वेपन को एक्सेस कर पाए। इस मिशन को कैरी आउट करने के लिए मेसन से बेहतर कोई और नहीं है। उसे प्लान के बारे में बताया जाता है कि जेट से सबमरीन में कूदने के बाद मेसन को एक डिवाइस लगाना होगा। इस डिवाइस के लगने के बाद मेसन वहां के सिक्योरिटी से बच सकता है और ये मिशन करने के बदले में मेसन ये चाहता है कि ग्रेस उसे बताए कि नाडिया कहाँ है। प्रेजेंट में कार्टर मेसन को समझाता है कि उसे न्यूक्लियर वेपन को मैनुअली डीएक्टिवेट करना होगा जो काफी खतरनाक होने वाला है और जिस कमरे में वो न्यूक्लियर मिसाइल्स रखे हुए हैं वहाँ का टेम्परेचर 106 फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब ये है कि मेसन का टेम्परेचर थोड़ा भी गिरा तो वो मिसाइल खुद ब खुद लॉक हो जाएंगे। इसके बाद वो तीनों जेट पर बैठकर निकलते हैं और कहानी जाती है 8 साल पहले। रेड सेल मिशन के दौरान मेसन सबमरीन के ऊपर कूद जाता है और अपना डिवाइस लगाकर बायोमेट्रिक को लॉक कर देता है, यानी कि अब उसका मिशन पूरा हुआ। तभी अचानक से मेसन ऑफलाइन होता है और अपना एक डिवाइस लगाकर कुछ छेड़छाड़ करता है। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में। उन्हें सबमरीन मिल जाता है। जब नाडिया मेसन के सूट को ठीक कर रही थी तो वो पूछता है कि तुमने मुझे आशा के बारे में क्यों नहीं बताया। नाडिया कहती है कि फिलहाल तुम इस मिशन पर फोकस करो। डाविक भी के साथ है जो कहता है कि फिलहाल काम पर ध्यान दो। सही हाइट पर पहुंचने के बाद काउंटडाउन शुरू होता है और मेसन और डाविक सबमरीन के ऊपर कूद जाते हैं, लेकिन उन्हें सबमरीन दिख ही नहीं रहा और सोचते हैं कि सबमरीन ऊपर कब आएगा। तभी थोड़ी देर में सबमरीन ऊपर आती है और मेसन अपना पैराशूट निकाल लेता है, लेकिन उसे लैंड करने में थोड़ी दिक्कत होती है और डाविक ऊपर आने में उसकी मदद करता है। 8 साल पहले बायोमेट्रिक सिस्टम में अपनी पहचान को सेट करने के बाद यहाँ उसका पहचान तुरंत कन्फर्म हो जाता है और सबमरीन के अंदर जाने का हैच खुल जाता है। ये देखकर डाविक मेसन को कहता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और वो उसका पैराशूट खोल देता है ताकि वो उड़कर ऊपर चल जाए। और ये देखकर कि नीचे कुछ गड़बड़ है, नाडिया नीचे जाने का सोचती है, लेकिन गार्ड्स नाडिया को रोकते हैं और नाडिया उन तीनों गार्ड्स को मार देती है। कार्टर कहता है कि उनमें से एक प्लेन का पायलट था। नाडिया कहती है कि प्लेन ऑटो पायलट में भी उड़ सकता है। डाविक सबमरीन के अंदर जाता है और डालिया को कॉल करता है और उसे धमकी देता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे भाई को मार दोगी, मैं समझ नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और उसे बताता है कि मैंने 5 मिसाइल को मैंटिकोर के कंपाउंड की तरफ मैंने लॉक कर दिया है और वो चाहता है कि डालिया उसे मैंटिकोर का मेंबर बना ले, नहीं तो वो मैंटिकोर को तबाह कर देगा। मेसन जो बेहोश हो गया था उसे होश आता है और कार्टर उसे कहता है कि तुम्हें कोर को निकालना होगा। डालिया डाविक से कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैंटिकोर कभी गद्दार के साथ सौदा नहीं करता। और वो डाविक से कहती है कि हम लोगों ने पहले ही सबमरीन के स्टीयरिंग मैकेनिज्म को हैक कर लिया है, यानी कि वो जहां चाहती है सबमरीन को वहां लेकर जा सकती है। और वो उसे धमकी देती है कि वो चाहे तो सबमरीन को मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में गिरा सकती है और न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ वहां डाविक भी भस्म हो जाएगा और वो फोन काट देती है। फिर मेसन वहां आता है और उसे समझ आ गया है कि डाविक का प्लान भी चौपट हो गया। नाडिया वहां आकर डाविक को मारकर बेहोश कर देती है और कार्टर की मदद से नाडिया न्यूक्लियर मिसाइल को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन कार्टर कहता है कि कंट्रोल डालिया के पास है, इसलिए तुम्हें न्यूक्लियर कोर निकालना होगा। मिसाइल्स को रोकने का यही एक तरीका है। फिर एक डिवाइस के मदद से नाडिया अपना टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट करती है ताकि वो रूम के टेम्परेचर को मैच करे। फिर वो मिसाइल वाले रूम में चली जाती है और कार्टर उसे सावधान कर देता है कि लॉन्च होने में सिर्फ 4 मिनट बचा हुआ है और वो सारे मिसाइल डीएक्टिवेट हो जाएंगे जैसे ही तुम उनके कोर को निकाल लेती हो। वो एक कोर को निकाल लेती है, तभी डाविक को होश आ जाता है। वो मेसन से लड़ने लगता है। नाडिया का हार्ट रेट तेज हो रहा है और उसने 4 कोर निकाल लिए हैं। उसे स्पीड बढ़ाना होगा, नहीं तो वो बेहोश भी हो सकती है। रेड लाइट जलने लगते हैं और कार्टर उसे कहता है कि अब सिर्फ 20 सेकंड बचा है, तुम्हें जल्दी करना होगा। और कार्टर मेसन से कहता है कि डाविक से लड़ने के लिए भले ही तुम अभी काइल हो, लेकिन याद रखो तुम्हारे अंदर मेसन अभी भी है। 5 सेकंड बाकी होते हैं और नाडिया आखिरी कोर निकाल लेती है। उठकर डाविक से लड़ता है और उसे घायल कर देता है।
वो भागते हुए नाडिया के पास जाता है और उसे एड्रेनालिन शॉट देता है उसके दिल की धड़कन वापस नॉर्मल करने के लिए, नहीं तो वो मर भी सकती थी। कार्टर उसे कहता है कि उन्हें जल्दी से बाहर निकलना होगा, रशियन बॉम्बर्स 60 मील की दूरी पर हैं और वो तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद जेट उन्हें लेने के लिए आती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर 8 साल पहले सिटाडेल के हेडक्वार्टर में ग्रेस मेसन पर गुस्सा होती है कि उसने न्यूक्लियर वेपन के साथ कुछ तो किया है और वो कुछ छुपा रहा है। मेसन कहता है कि मैंने सबमरीन को ब्लॉक कर दिया है और अब सिटाडेल के पास न्यूक्लियर मिसाइल का कंट्रोल नहीं है, वो मेसन के पास है और वो एक्सेस ग्रेस को तभी देगा जब ग्रेस उसे ये बताएगी कि नाडिया कहाँ है। ग्रेस कहती है वो बर्लिन में है, लेकिन मेसन नहीं मानता। प्रेजेंट में वो तीनों वैलेंसिया पहुंचने वाले हैं क्रिस्टोफ से मिलने के लिए। तीनों वैलेंसिया पहुंच जाते हैं और डालिया क्रिस्टोफ को बता देती है कि वो तीनों पहुंच चुके हैं। मेसन और नाडिया क्रिस्टोफ से मिलते हैं तो वहीं कार्टर स्नाइपर से उन पर नजर रखा होता है। नाडिया की बेटी आशा को भी वहां लाया जाता है और कार्टर नाडिया से कहता है कि वो आदमी मेरे निशाने पर है। जैसे ही मेसन न्यूक्लियर कोड क्रिस्टल को दे देता है, डालिया कहती है कि इसे चेक कर लेना। चेक करने पर पता चलता है कि कोड्स एनक्रिप्टेड हैं, यानी कि इन लोगों ने इसके साथ कुछ किया है। क्रिस्टोफ उनसे कहती है कि इसे अनलॉक करो वरना तुम्हारी बच्ची मरेगी। 8 साल पुराना कोड मेसन को अभी याद नहीं है। नाडिया कार्टर से कहती है शूट कर दो और मेसन आशा को गिरने से बचा लेता है। क्रिस्टोफ न्यूक्लियर कोर को लेकर भाग जाती है और आखिरकार नाडिया अपनी बेटी से मिलती है और उसे गले लगा लेती है और नाडिया मेसन से थैंक यू कहती है। फिर कहानी जाती है 8 साल पहले। मेसन और बर्नार्ड एक साथ होते हैं और बर्नार्ड अपने फैमिली के बारे में बात करता है कि हम अपने फैमिली को लेकर कितने प्रोटेक्टिव होते हैं, उनके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। बर्नार्ड मेसन को कुछ तस्वीर देता है जिसमें नाडिया अपनी बेटी के साथ होती है। बर्नार्ड मेसन से कह देता है कि ये तुम्हारी बेटी है। तब उसे समझ आता है कि नाडिया इसीलिए उसे छोड़कर चली गई ताकि उसे पता ना चले इस बारे में और उनकी बेटी सेफ रहे। वैलेंसिया के लिए एक टिकट भी रेडी है, लेकिन मेसन कहता है कि अगर नाडिया ऐसा सोचती है कि मैं ये जानने के काबिल नहीं हूँ तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बर्नार्ड उसे कहता है कि तुम इस बच्ची के बाप हो, तुम्हारा पूरा हक है, जाकर उससे बात करो। प्रेजेंट में आशा अपने नानू को लेकर काफी चिंता करती है, यानी कि राही के बारे में, जिस पर नाडिया कहती है कि वो जहाँ भी हैं वो ठीक होंगे। डालिया इंतजार में बैठी होती है कि क्रिस्टोफ कॉल करेगी, लेकिन असिस्टेंट आकर बताती है कि क्रिस्टोफ फोन का जवाब नहीं दे रही। डालिया अपने प्लान में फेल हो गई। इससे पहले उसे मार दिया जाए वो अपने घर से निकल जाती है और उसका घर ब्लास्ट हो जाता है। नाडिया, मेसन, कार्टर और आशा सिटाडेल के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं जो अब खंडहर बन चुका है। वह हेंड्रिक्स और एबी भी आते हैं और मेसन दोनों से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन नाडिया उन सभी को एक साथ देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और कार्टर सोचता है कि सेलेस्ट अभी तक जिंदा कैसे है। मेसन उन्हें अपने परिवार से मिलाता है और नाडिया खुश होने का नाटक करती है। कार्टर दिखाता है कि उसने मेसन के मेमोरी वाले लिक्विड का बैकअप पहले ही बना लिया था और इसकी मदद से मेसन की यादें वापस आ सकती हैं। इसके बाद मेसन अपनी पत्नी से बात करता है और वो सोचता है कि उसे ये करना होगा, उसे जानना है कि आखिर वो है कौन। जिस पर एबी कहती है तुम मेरे पति हो, यही सच है। लेकिन मेसन उसे समझाता है कि आखिर वो कब तक अपने सच से भागता रहेगा। आखिरकार इंजेक्शन की मदद से मेसन की सारी यादें वापस आ जाती हैं। उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो जासूस क्यों बना, नाडिया उसके लिए क्या थी, एबी असली में कौन है, अपनी ही पत्नी के साथ उसने 8 साल पहले क्या किया था। ये सब याद करने के बाद वो उठकर वहां से चला जाता है। फिर वो उस दिन को याद करता है जब बर्नार्ड ने उसे नाडिया का तस्वीर दिया था और उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि नाडिया वैलेंसिया में रहती है। इसके बाद कहानी जाती है फिर से 8 साल पहले जब मेसन डालिया से मिला था। डालिया उसे कहती है कि तुम्हारी शक्ल उससे बहुत मिलती है। मेसन उसे कहता है कि मुझे आपसे मदद चाहिए, आपने ही कहा था कि मदद चाहिए होगा तो आप मेरी मदद करेंगी। और वो डालिया से कहता है कि मुझे एक औरत को ढूंढना है, वो सिटाडेल की जासूस है और सिटाडेल इस बात को छुपा रही है कि वो आखिर कहाँ है। मेसन कहता है कि उसका नाम नाडिया है। डालिया पूछती है क्या तुम उससे प्यार करते हो। मेसन कहता है वो मेरी बीवी है। ये सुनकर डालिया कहती है फिर तो मैं जरूर उसे ढूंढूंगी। डालिया याद करती है उस दिन को जब वो अपने हस्बैंड थॉमस को खो दी थी। एक जोर का धमाका हुआ था और डालिया जल गई थी और इसी वजह से उसके हाथ में ये निशान है। मेसन पूछता है कि उस हादसे के बाद आप घर क्यों नहीं आई। डालिया कहती है कि मैं बहुत बदल गई थी, मैं पुरानी वाली डालिया नहीं रही। मेसन उसे पूछता है क्या आपको अपने बेटे की भी याद नहीं आती, क्या आपको मेरी याद नहीं आती मॉम। यानी कि डालिया मेसन की माँ है। जिस पर डालिया कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें कुछ भी याद होगा।
तुम बिल्कुल पूरी तरह से बदल गए हो। सिटाडेल ऐसा ही करते हैं, वो तुमसे सब कुछ छीन लेते हैं, जैसे कि उन्होंने मुझसे तुम्हारे डैड को छीन लिया। मेसन जानना चाहता है कि सिटाडेल ने उनके डैड के साथ क्या किया। डालिया बताती है कि मुझे पता चला कि सर्बिया के एक टेररिस्ट सेल ने कार में बॉम्ब एक्सप्लोजन कराए थे। उसके पीछे का मास्टरमाइंड स्टैनकोविच था। लेकिन कुछ साल पहले डालिया को वहाँ के डिप्लोमेट से ये पता चला कि उस बिल्डिंग में धमाका कार के बॉम्ब से नहीं हुआ, बल्कि 3 मिसाइल से हुआ था। स्टैनकोविच के पास मिसाइल होना नामुमकिन है और पता चला कि सिटाडेल सर्बिया के एक टेररिस्ट सेल पर एयर स्ट्राइक करने का प्लानिंग कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती से उनके पास गलत कोऑर्डिनेट्स थे और टेररिस्ट पर हमला करने के बजाय उन लोगों ने 157 आदमी, औरत और बच्चों पर हमला किया, जो सारे यूएन वर्कर्स थे और उनके परिवार वाले थे। और दुनिया के सारे ऑर्गेनाइजेशन जानते थे कि सिटाडेल ने ये किया है। और तुमने उनके कन्फेशन को भी सुना है, लेकिन सिटाडेल के बातों को दबा दिया गया। और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और उसे समझाती है कि अब सिर्फ तुम ही हो जो बदला ले सकते हो। तुम्हारे पास सिटाडेल के राज का सारा एक्सेस है, जिसकी मदद से तुम उन्हें उनके किए की सजा दिलवा सकते हो। तुम मुझे उनके सारे सीक्रेट्स ला कर दो और दोनों मिलकर सिटाडेल से बदला ले सकते हैं। मेसन के वजह से ही सिटाडेल खत्म हुआ। सिटाडेल के सारे एजेंट्स मारे गए, यानी कि गद्दार जिसके वजह से सिटाडेल खत्म हुआ वो कोई और नहीं बल्कि मेसन ही था। उससे मिलने के लिए उसकी पत्नी एबी आती है और पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया, और मेसन उसे गले लगा लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ नाडिया उन्हें देख रही होती है। अब जब मेसन को समझ आ गया है कि उसके सिटाडेल में होने का मकसद क्या था, तो शायद अब फिर से सिटाडेल खतरे में है। और इसी के साथ सिटाडेल एपिसोड 6 यानी कि पूरी सीजन 1 यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।